आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसएससी एमटीएस 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आपको 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल में पूछा गया कि माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो माइक्रोचिप बनाने के लिए सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है। पूछा जाता है कि आखिर सिलिकॉन किस धातु के अंतर्गत आता है। तो सिलिकॉन अर्धचालक के अंतर्गत आता है, अर्धचालक, जिसे सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि दलदल एवं धान के खेतों में इनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो जो दलदल और धान के खेत होते हैं उसमें से मीथेन गैस निकलता है। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है, मार्स गैस। इसके अलावा इसका फॉर्मूला की बात की जाए तो इसका फॉर्मूला होता है CH4। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि बड़ी माता के टीके का आविष्कार किसने किया था। तो जो बड़ी माता का टीका होता है उसका आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन से दो क्षेत्र भारत के प्रमुख जैव विविधता स्थल है। तो इसका जवाब हो जाएगा पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। इसके अलावा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, 22 मई को। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन है। तो एस्ट्रोजन जो है वह महिला सेक्स हार्मोन है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था। आवर्त सारणी का मतलब यहाँ पर पीरियोडिक टेबल से है। तो इसका आविष्कार किसने किया था। तो इसका आविष्कार दमित्री मेंडलीफ ने किया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत की सबसे लंबी मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है। तो जो अग्नि 5 है, यहाँ पर अग्नि 5 होगा। जो अग्नि 5 है वह भारत की सबसे लंबी मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। और इसकी रेंज कितनी है। तो इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर से लेकर 8000 किलोमीटर तक। तो जो अग्नि 5 है वह 5000 किलोमीटर से लेकर 8000 किलोमीटर तक अपनी मिसाइल छोड़ सकता है, वहां तक हमला कर सकता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि काली मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है, यह दक्षिणी पठारों के अधिकांश भागों में पाई जाती है, या फिर यह यमुना के अधिकांश भागों में पाई जाती है, या फिर फास्फोरस नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में इस मिट्टी में पाई जाती है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है। तो कथन नंबर बी यानी कि आंसर नंबर जो बी है, यह दक्षिणी पठारों के अधिकांश भागों में पाई जाती है, यह आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा जो काली मिट्टी होती है वह धान की खेती के लिए और कपास की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है और इसमें प्रचुर मात्रा में ह्यूमस पाया जाता है, ह्यूमस पाया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है। तो जो मेमोरी है वह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है। इसके अलावा जो माउस मॉनिटर कीबोर्ड है वह एक्सटर्नल पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी की सतह से प्रारंभ करते हुए वायुमंडलीय परतों की उपस्थिति के सही क्रम को दर्शाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो पहला नंबर ऑप्शन है ए नंबर, वो आपका सही हो जाएगा। सबसे पहले क्षोभ मंडल आता है, उसके बाद समताप मंडल आता है, उसके बाद मध्य मंडल आता है, फिर आयन मंडल आता है, फिर बहिर्मंडल आता है। तो यह क्रम अनुसार यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके अलावा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ओजोन परत कहाँ पर पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पर पाया जाता है। तो जो ओजोन परत पाया जाता है वह समताप मंडल में पाया जाता है। आप याद रखिएगा कि ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से किसने 1867 में भारत के प्रति व्यक्ति आय की गणना की और अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने।
इसके अलावा दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। ग्रांड ओल्ड मैन। अगर पूछा जाता है कि दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है तो ग्रांड ओल्ड मैन सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा जो 1867 में जो गणना हुई थी उसमें बता दो कि भारत की प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपये थी। 20 रुपये। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी ने जो पुस्तक लिखी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, उसमें क्या बताया गया था? तो उसमें बताया गया था कि भारत का धन किस प्रकार विदेशों में जा रहा है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो जो अर्जुन पुरस्कार होता है वो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सा पुरस्कार भारत में खेलों और प्रतिस्पर्धाओं की कोचों को दिया जाता है? तो जो द्रोणाचार्य अवार्ड है वह भारत में खेलों और प्रतिस्पर्धाओं के कोचों को दिया जाता है, यानी कि शिक्षकों को जो ट्रेनिंग देते हैं उसको दिया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? तो जो फ्रांस है वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी सदस्य है। तो आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य हैं और 5 ऐसे सदस्य हैं जो कि अस्थायी रूप से हैं। तो 5 कौन कौन से अस्थायी रूप से हैं? तो आपको इस तरीके से याद रखना है। रूस का फेस। तो यहाँ पर रूस का फेस में आपको क्या रखना है? पहला नंबर में तो रूस खुद आ जाएगा, दूसरा नंबर में जो आ जाएगा वो फ्रांस है, और तीसरा नंबर में आ जाएगा अमेरिका है, और चौथा नंबर में आ जाएगा आपका वो चीन है, और जो 5वां नंबर में आ जाएगा वो है इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन किस कालीन की वास्तुकलाकृतियां हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा मुगल काल की। आपको बता दूं कि जो शालीमार गार्डन है उसका निर्माण जहांगीर ने कराया था। इसके अलावा मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 368 है वो संविधान संशोधन से संबंधित है। इसके अलावा संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह किस देश से लिया गया है? तो यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगर पूछा जाता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है तो इसका जवाब हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। इसके अलावा यह भी पूछा जाता है कि संविधान संशोधन पहली बार कब हुआ था? तो यह हुआ था 1951 ईस्वी में। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि संविधान संशोधन संविधान के किस भाग में है? तो यह भाग 20 में है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय स्वतंत्रता द्वारा प्रदत्त इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय न्यायपालिका से संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश चुने जाते हैं, न्यायिक स्वतंत्रता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, प्रत्येक राज्य का अपना उच्च न्यायालय है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक स्वतंत्रता। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहाँ पर स्थित है? तो अकबर ने जो पंचमहल बनाया था वह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसके अलावा जो फतेहपुर सीकरी है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1571 में की गई थी और 1572 में फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया गया था। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी में 1602 ईस्वी में बुलंद दरवाज़ा का भी निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था। और क्यों कराया गया था? क्योंकि अकबर ने जो गुजरात था उस पर विजय प्राप्त किया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कामागाटा मारू घटना किससे संबंधित है? तो जो कामागाटा मारू घटना है वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। और यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से कैसे संबंधित है? तो बात है 1914 की, जब कनाडा से भारतीय जवान जहाज की मदद से आ रहे होते हैं। कहाँ आ रहे होते हैं? कलकत्ता में। और वे कलकत्ता में जाके रुकते हैं। तभी अंग्रेजों को पता चल जाता है कि भारतीय जवान
उस शिप में है और अंग्रेज वहाँ पर गोलियाँ चला देते हैं। उसी को कामागाटा मारू घटना के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सी समिति भारत में कर सुधारों से संबंधित है। तो इसका जवाब हो जाएगा राजा चलैया समिति। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में बांग्लादेश का विभाजन हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन के समय बांग्लादेश का विभाजन हुआ था। और विभाजन कब किया गया था। तो 16 अक्टूबर को विभाजन किया गया था, 16 अक्टूबर 1905 को। लेकिन प्रस्ताव कब पेश किया गया था। तो प्रस्ताव 19 जुलाई को पेश किया गया था, 19 जुलाई 1905 को। और जैसा ही 19 जुलाई 1905 को प्रस्ताव पेश हुआ कि बंगाल विभाजन होगा, तब भारत के लोगों ने 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया। तो याद रखिएगा कि स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था। तो यह 7 अगस्त 1905 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सरकार अनिवार्यतः कितनी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की घोषणा करती है। तो इसका जवाब हो जाएगा 22 फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि वित्तीय आपातकाल संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में है। तो जो वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधान है वह अनुच्छेद नंबर 360 में है। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है क्या वित्तीय आपातकाल कभी भारत में लगा है या फिर नहीं, तो यह अभी तक नहीं लगा है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो यह शुरू किया गया था 1930 में। अगर डेट भी पूछा जाता है तो आपका डेट हो जाएगा 12 मार्च 1930। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो जो आल्प्स पर्वत श्रेणी है वह स्विट्जरलैंड में स्थित है। अंतिम क्वेश्चन में आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं दिल्ली सल्तनत, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, ब्रिटिश काल में या फिर मुगल काल में। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आखिर इब्न बतूता किस काल में भारत आया था। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।